अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त के 6 मुख्तलिफ नकात हैं। इसमें बाकायदा तौर पे जो बात की गई है वो इस्टेब्लिशमेंट से यही कहा गया है कि आप अपनी पॉलिसी को तब्दील करें। मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर चल रही है, इसे काउंटर करने के लिए आपको अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। अपनी सियासी जमात के साथ जो कुछ हुआ है उसकी भी तफसीलात इमरान खान साहब ने लिखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिलसिला आज से चंद हफ्ते पहले यहाँ तक आ गया था कि बैरिस्टर गौहर की जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी तो चहमगोइयाँ हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद कम्युनिकेशन का कोई एक चैनल खुल गया है और अब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एक और खबर आई कि बैरिस्टर गौहर की दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से एक दूसरी मुलाकात भी हुई है, तो तासुर यही आया कि शायद अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब का ये जो ख़त है ये कुछ और कहानी बताता है। ये इसके जो 6 निकात हैं इसमें तो गिले शिकवे बहुत हैं, शिकायतें बहुत हैं। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका की जानिब से या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी किस्म का कोई पैगाम अब तक नहीं आया है। ना कोई ट्वीट आई है, ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन हुए हैं, ना कोई फ़ोन कॉल आई है। बहुत से तज्जियाकार ये बातें कर रहे थे कि शायद कोई तकरीर में जिक्र होगा, पहली स्पीच के अंदर कोई शायद जिक्र होगा, शायद कोई फ़ोन कॉल आ जाएगी, शायद अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से ही कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के इस खत को किस तरह लिया जाए, क्योंकि 8 फरवरी यानी कि इलेक्शन का दिन 2024 को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे यौम स्याह के तौर पर मनाने का फैसला किया है। लाहौर में और स्वाबी में ये जलसा करने का इरादा रखते हैं लाहौर में, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी होने जा रहा है। और मोहसिन नकवी साहब पहले ही कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि आप अपना ये एहतजाज मुलतवी करें, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मोहसिन नकवी साहब की इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला इस हफ्ते आखिर कहाँ तक जाएंगे? क्या 8 फरवरी को एक दफ़ा फिर हम 24, 25 या 26 नवंबर का कोई सीन देखने जा रहे हैं? इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 3 ख़वातीन आज इस पैनल में मौजूद हैं और मैं बिल्कुल जो है वो माइनॉरिटी में चला गया हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आमना शेख साहबा। आमना साहबा बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहबा, बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहबा। और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन माई फॉर्मर कॉलीग आयशा बख्श साहबा, थैंक यू आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आई। सबसे पहले मेहरबानो साहबा, मैं इस ख़त के हवाले से जानना चाहूँगा क्या ज़रूरत महसूस हुई इस ख़त की? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोगों का एक चैनल खुल गया है गुफ्तगू का, नेगोशिएशंस का, तो फिर ऐसा ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में इस ख़त का जो मकसद है, और जहाँ तक आप वो चैनल नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, देखिए जितने भी हमेशा चैनल्स खुले रखने चाहिए हैं। हमारी केपी में हुकूमत है, उसमें एपेक्स कमेटी में मुलाकात होती है, ऑपरेशनल मैटर्स पे डिस्कशन ज़रूर होती है, मगर उससे ज़्यादा अगर इस वक्त कहा जाए कि कोई गुफ्तगू हो रही है तो आई डोंट नो। पसे पर्दा ज़रूर हो रही होगी और हमेशा आई थिंक एक चैनल तो खुला रहना चाहिए है। बट ये जो है ख़त जो खान साहब ने लिखा है ये एक पब्लिक लेटर है, ये आर्मी चीफ को भी भेजा गया है और इससे आवाम को भी आगाह किया गया है, क्योंकि हम पसे पर्दा चीज़ें करना नहीं चाहते, हम उसमें यकीन नहीं रखते। जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो हमने खुल के तब भी बोला कि हमारी गुफ्तगू हो रही है, हम इन नुकात पर बात कर रहे हैं। जब हमने मुज़ाकरात की बात भी की, अब चाहा भी कि गुफ्तगू हो, हमने हमेशा बताया कि हम किन नुकात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम डिग्गी में बैठ के 4 नंबर गेट में जाना इस पे यकीन नहीं रखते। गौहर ने जब पहली मुलाकात की थी उन्होंने इनकार कर दिया था। मगर खान साहब ने जब प्रेस को खान साहब तक रसाई मिली तो खान साहब ने उस बात का खुल के खान साहब को पता लग गया, ये बात मीडिया को पता लग चुकी है। नहीं अगर खान साहब को उस दिन पहले मीडिया मिल जाती तो खान साहब तब भी इस बात का इकरार करते। आपको पता है कि खान साहब जो है जनरल बाजवा से मुलाकात की, ऑन द फ्रंट फुट। ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकात की, नहीं बताया, चुप करके बैठे रहे। वो भी कई हफ्तों के बाद जाके पता लगा कि उस वक्त आर्मी चीफ से बैठ के खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। उसे डिग्गी में बैठ के जाना कहेंगे या नहीं? नॉट एट ऑल। हमारे अपने सदर थे, हम अपने सदर के घर में अगर किसी को मिले तो उसमें का नहीं, क्योंकि उसी वक्त जनरल बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक भी कहा जा रहा था ना, उसी वक्त मुलाकातें हो रही थी। देखिए हम तब भी चाह रहे थे कि आइन के मुताबिक बर वक्त इलेक्शंस हों, ठीक है। हमारी कोशिश इसीलिए थी। आपने देखा कि जब आइन के मुताबिक, जब आपने आइन को तब पामाल किया, इलेक्शंस बर वक्त ना कराए, तो जो आइन की अहमियत है वो हमारे नज़रों के सामने
ख़त्म होती चली नज़र आई। आज आप क्या देखते हैं कि आइन एक रद्दी के कागज़ से ज़्यादा तो नहीं है इस मुल्क में। जिस तरह तरामीम की जाती हैं, करवाई जाती हैं, जिस तरह की तरामीम की जा रही हैं, वो अब आप पीका एक्ट को ले लें, वो इंसानी बुनियादी हकूक़ की नफ़ी करता है, राइट। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर गई? आप 26वीं आईनी तरमीम को देख लें तो उसको तो मैं PCO प्रो मैक्स कहूँगी। PCO प्रो मैक्स, एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ है, आपने अपना जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया, महकूम कर दिया। तो आपका जो एक बुनियादी आईनी ढांचा है, उसके जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के असूल हैं, आर्टिकल 175(3), उसको तो आपने टोकरी में फेंक दिया। आमना शेख साहिबा जो है वो खुद एक कानूनदान है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आमना साहिबा, खान साहब ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, सहाफ़ी आपसे नाराज़, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आप लोगों ने अभी ट्रांसफ़र्स किए उस पर वकला नाराज़, आज उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। एक सबसे बड़ी अपोजिशन की सियासी जमात वो आपने सुन लिया, वो आइन को क्या नाम दे रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। देखिए मंजूर साहब, मेरा एक बड़ा सिंपल सा इसके ऊपर जो है वो बिलीफ है, वो ये है कि हमारे मुल्क में जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें आइन जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, सो आइन कम्स फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फर्स्ट, सबसे ऊपर जो है वो आइन है, और आइन को जो पामाल करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ये सवाल है कि जिन तमाम कवानीन को इन्होंने गलत कहा, इन्होंने कहा इवन वो जजेस की ट्रांसफ़र का केस इशू हो या और जितने भी इशूज़ दिए गए, मीडिया का इशू हो, बात यह है कि वो तमाम चीज़ें आइन के अंदर रह के जो पार्लियामान का आइनी इस्तेहकाक है उसके मुताबिक की गई। आर्टिकल 200 जो है वो जजेस की ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। बाकी जिन्होंने अगर इनको कोई इस बात से इशू है कि 26वीं आइनी तरमीम क्यों गई गई, में कितने जजेस हैं इस वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक? राइट नाउ तीन की कमी थी ना, तो 3 आ गए हैं। और टोटल बताइए। आई डोंट रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 वहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए हैं। आर्टिकल 200 उनको अलाउ कर रहा था, ठीक है, आर्टिकल 200। और आज आपको पता है कि आज ये भी आ गया कि चीफ जस्टिस ने पब्लिकली भी वो आ गया कि चीफ जस्टिस ने उसको कर दिया, सपोर्ट कर दिया है चीफ जस्टिस ने उस ट्रांसफर को, ठीक है। तो आप अगर आपका आइन का आर्टिकल, अब 26वीं आईनी तरमीम पे भी यही इशू उठाते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम, आपके पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि वो आईनी तरमीम कर लें। आइन में एक तरीका दिया गया है कि उसके मुताबिक आप आईनी तरमीम करें। अब आपके बंदे अगर आके उस आईनी तरमीम के लिए वोट देते हैं तो ये तो फिर दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम ना। जितनी चीजें इनकी पार्टी के जो लोग हैं, अगर इनको वो जो आए थे वो इनको भी पता है और वो सबको पता है, फ्लोर क्रॉसिंग कराई थी, अगवा करके, जिनको मजबूर करके, क्या वो जमहूरी या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? अगवा अगर किसी को किया गया था, अगवा अगर किसी को किया गया था ना, तो वो आके बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में कितनी दफ़ा स्टेटमेंट्स बदली हैं। एक थे जिन्होंने कहा अगवा किया गया, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि मुझसे अगवा वाला बयान जो है वो मजबूरी में दिलवा। तो इन चीज़ों पे हम नहीं जा सकते। हम ब्लैक एंड वाइट जो लॉ है हम उसकी बात करेंगे। आपको प्रॉब्लम है 26वीं आईनी तरमीम से, आप अपने बंदे पूरे करें, उसको पार्लियामान के अंदर अपोज करें। यहाँ बैठ के आप इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है, नंबर्स पूरे हैं, उनके 2/3 मेजोरिटी पूरी है, उन्होंने आईनी तरमीम कर ली। यू कांट से ना कि वो गलत है या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो था जिस वक्त 12 जुलाई को कोर्ट ने कहा और इनको ये दे दिया, ये जजमेंट इनको दे दी कि वो रिजर्व सीट्स जो हैं उनकी डेट उनको 15 दिन के बजाय 2 महीने का टाइम भी दे दिया, वर्किंग डेज भी दे दिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया 8/5 के हिसाब से। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है ना, उसका इस्तेमाल है इंटरप्रिटेशन। कानूनदार मुझे बात कर, मैं कह रही हूँ वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं लॉ की, वो नया लॉ रीराइट नहीं कर सकते। ठीक, मुझे इजाजत दीजिएगा। आयशा बख्श साहिबा, ये हम एक जी सिर्फ एक चीज़, आमना ने एक आर्टिकल 200 ज़रूर कोट किया, तो एक आर्टिकल 194 भी इसी आइन का हिस्सा है जो कहता है कि जब कोई जज ट्रांसफ़र होता है एक नए अदालत में तो उसको ताज़ी हल्फ बर्दारी उसकी होती है और उस डेट ऑफ ओथ के मुताबिक उनकी फिर उस अदालत में सीनियरिटी का तयन किया जाता है। तो 3 जजेस आप ले आए, 100 बिस्मिल्लाह, अब उनकी नई हल्फ बर्दारी कराएं और फिर जो आपने जस्टिस डोगर को सीनियरिटी लिस्ट पे नंबर 2 पे कर दिया है,
मोहसिन अख्तर कियानी को नीचे करके, तो ये गलत है। ये तो जस्ट तो लेकिन ये आर्टिकल 194 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी तो ये किया ना, उनको कोर्ट नहीं, तो अभी देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दे सकता है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दे सकता है। तो फिर आप मानेंगे इनकी बात कि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ, ये नहीं मान रही, मैं ये कह रही हूँ कि इस बात ये 2008 में भी हो चुका है, 2009 में भी हो चुका है। बिलाल खान साहब भी बने थे और ट्रांसफर होकर आए थे और चीफ जस्टिस बने थे। हमीदुर रहमान साहब के बाद पीसीओ के बाद, इसलिए तो हम क्यों कह रहे हैं ना 26वीं आईनी तरमीम में पीसीओ प्रो। मुझे इजाजत दीजिए आयशा बख्श साहिबा से मैं सवाल करना चाहूँगा। आयशा साहिबा, ये एक जो पूरी एक लिस्ट मैंने आपके सामने बताई, जजेस के हवाले से, मीडिया के हवाले से, आर्मी चीफ को ख़त जा रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से, ये पीटीआई वाले हमें बताते हैं बस किसी वक्त भी जो है वो अमेरिका की तरफ से भी कुछ ना कुछ आने वाला है, हमें पता नहीं डराते हैं या बताते हैं, मुझे नहीं पता। तो कौन कसूरवार है इस सारी चीज़ का? हुकूमत कसूरवार है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि हमने कार्ड्स किस तरह खेलने हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर। वैसे मैं एक बात पे शुक्र अदा कर रही थी जब आप इन दोनों मेरी बहनों से बात कर रहे थे कि कितनी मुश्किल में है कि जब जज उनके हिसाब से फैसला दे तो वह मुतमईन है और उनके हिसाब से फैसला आए तो वह मुतमईन है। मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ हूँ दोनों तरफ से। सो मैं अब आप ये जो कहें ना, हो किसकी वजह से रहा है, ये तो मिलकर इनकी पकाई हुई खीर है जो उन्होंने बनाई, दोनों की मिलकर पकाई हुई। देखें खुद मुस्लिम लीग नून कितने मुश्किल मामलात से गुजरी, अभी हाल ही आई, माजी पीछे रख देते हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो कहते कहते जहां आज आप पहुंचे हैं, तो अब वो कहते हैं कि हमने तो अपनी सियासत बर्बाद कर दी और ये हाथ है, सीखा नहीं है, मतलब है लर्निंग नहीं है। अब अगर हम पीटीआई पे आ जाएं, वो जब से ऑपोजिशन में आए हैं वो हर चीज दीवार में टक्कर मार के चाहते हैं हमें हासिल वसूल हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता है। वो कहते हैं आपने दीवार से लगा दिया तो हम क्या करें? नहीं, दीवार से नहीं लगे, ये आप भूल जाए दीवार से। जब तक 9 मई नहीं हुआ था, उस एक साल में इनके जलसे जुलूस और एहतजाज उठा के देख लें। 22 मार्च से शुरू करें और 9 मई 23 तक आ जाएं। इनको जितनी आज़ादी थी ना, इन्होंने 22 के नवंबर में जिस तरह का लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, वो किस मकसद को किया था? फास्ट फॉरवर्ड, इनको सब तरह की सहूलत रही, एक 9 मई इनके लिए वो बन गया। इसमें सारा कसूर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का है। आप तय कर लें आपने किस ग्राउंड में खेलना है, आपने वही कुछ करना है जिसके लिए आप नवाज शरीफ या नून लीग को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सामने से तस्लीम करने को तैयार कैसे हम कैसे कर रहे हैं कि जो बताने लगी हूँ कैसे। हाँ बताइए। ऐसे कर रहे हैं आप लोग कि बात आपने उन्हीं से करनी है। कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो और सिविलियन सुप्रीमेसी हो, पर बात हम जाके करेंगे आर्मी चीफ से कि वो हमें ये सब ला के दें और अपनी पॉलिसीज को तब्दील करें। वो अच्छा मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐड करना चाहूंगी पहले आयशा की बात में कि इसकी एक्सटेंशन ये भी है कि मुज़ाकरात का जो इन्होंने हाल किया वो भी इस चीज का सबूत है कि ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात का अगर कभी प्लान होता उधर करना चाह रहे हैं, उधर नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना, गवर्नमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात करने का कभी प्लान होता, मुझे बताइए सारा ड्रामा मुझे बताइए, फिर अवाम को क्यों बेवकूफ बनाया? जिस अवाम के नुमाइंदे बन के आए उस अवाम को क्यों इतने दिन बेवकूफ बनाते? मुझे बता दीजिए, शायद मासूमाना सवाल लगेगा, मगर एक अर्दली हुकूमत, राइट, और गैर संजीदा ऊपर से, उसके पास अब हम जाके हमने संजीदगी का मुजाहरा किया, हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी जो कि जिन पे हम मुज़ाकरात करना चाहते थे। हाँ, उसमें मैंडेट की चोरी भी था, उसमें 26वीं आईनी तरमीम भी था, मगर हमने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहा आप सिर्फ हमें जुडिशल कमीशन बना दें। हमने अपनी जो रिहाई है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की उसको भी एक पीछे कर दिया, हमने कहा सिर्फ जुडिशल कमीशन पे बात कर दें, मगर ये उस पे भी आमादा नहीं थे, नहीं हैं। और ये आप इनसे पूछ लीजिए, 2014 में भी बनवाया था, उसमें से क्या निकला? देखिए ना, इस तरह की बातें करते हैं। इस वक्त हम कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर आदत पड़ गई, वो कह रही हैं अगर हम आपने हमारी उस वक्त मानी थी अभी भी मान लें। नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। सड़कों पे आने की, शो डालने की, इससे बेहतर नहीं आप इनका ब्लफ कॉल आउट करें, आप बना दें, कितनी बना दें, हम मुल्क में सारा काम खत्म कर दें, सिर्फ इनकी बातें माननी शुरू कर दें। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे जुडिशल कमीशन बनाने से पूरी हुकूमत की मशीनरी बंद हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हुकूमत वो की अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करें। हुकूमत ने अपने टाइम, रिसोर्सेज, हर चीज की एलोकेशन कुछ सोच समझ के करनी है ना। अच्छा। और जो चीज सबके लिए बेनिफिशियल है, इनका तो दिल करेगा कि सब जाके जो है हर वक्त धरना चलता रहे पाकिस्तान में। ये अगर जिस वक्त हुकूमत में थे, अब नो लेट मी कंप्लीट, उस वक्त इमरान खान साहब खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ सामने सामने मैं था, पीछे से हुकूमत कोई और। अगर इमरान खान साहब चला रहे होते तो प्रॉब्लम हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ये होती कि हर बॉर्डर पे जाके धरना दे दो, क्योंकि इन्होंने धरने और एहतजाज के अलावा आज तक क्या किया? They can't come up with one thing that they have done. आयशा साहिबा कुछ कहना चाह रही थी। आयशा साहिबा, बात यह है कि इसी हफ्ते 8 फरवरी का यौम स्याह भी अब आने लगा है। मुझे डर लग रहा है, मैंने नवंबर में ना डरें, नहीं, मैंने नवंबर कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा, आपको पता है? ये अभी हाँ, मैं ये कहने लगी हूँ कि ये मैंने क्यों इनकी पॉलिसी पे कंफ्यूजन है समझ में नहीं आता। ये जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं अभी तक, बीमार हुए जिस सबब दवा भी वहीं से दरकार है इनको। अब इनका हल हम नहीं समझ पा रहे कि ये माइंडसेट जो है ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, पॉलिटिकल माइंडसेट है, किस ग्राउंड पर खेलना चाह रही है पाकिस्तान। इमरान खान साहब जब निकले तो उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत कैसे चल रही थी, सारे फैसले वो करते थे, मैं तो बस बैठा हुआ था। मुझे तो अच्छा चले आयशा, एक सवाल, एक मिनट जी, आयशा साहब, मैं नहीं कह रही, मैं तो खान साहब की दोनों एक सवाल आपसे आयशा साहब, एक मिनट के लिए जूम कर लेते हैं। वैसे मुझे नहीं पता आप कैसा महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव होती तो इस सूरत हाल में जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ है, आप किस तरह रिएक्ट करती? हाउ वुड यू डू इट? अच्छा, अगर आप ये ना करती तो क्या करती? वहां तो खान साहब हैं तो फैसला सिर्फ उन्होंने करना है, बाकियों की तो मजबूरी है। आप अपने आप को आज से इमरान खान समझें। अब मैं समझने की जरूरत नहीं, इमरान खान साहब एक ही है, वो मुझे समझ। आप बताएं क्या करना चाहिए? संजीदगी से बात करने की, संजीदगी में खान साहब की बात आप सजेस्ट करें। हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट को समझने की जरूरत है कि अगर आपसे एक बार गलती होगी, सबसे होती है, क्या करते आते हैं इस तरफ, सबसे गलती होती है। बच्चा भी सीखते सीखते बड़ा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आते हैं, 15-17 साल में ग्रेजुएट होते हैं। आप प्लीज पॉलिटिकल ग्रेजुएट हो जाए, हो गई गलती, सामने से तस्लीम करें कि मैंने 14 में फलां गलती की, 17 में फलां गलती की, उस वक्त खुशी नहीं मनानी चाहिए थी, मेरी हुकूमत ऐसे बनी। आज के बाद मैं अपने ग्राउंड पार्लियामेंट में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ बैठूंगा, हम अवाम के लिए वही कानून बनाएंगे, वही आईन साजी होगी, हमें कोई डिक्टेट ये काम करने का था। आपको सर नहीं हिलाना चाहिए इस बात पे, क्योंकि आप 3-3 बार वही गलती दोहरा चुके हैं। कोई भी करने को राजी नहीं है, क्योंकि जिसको फ्री में राइट मिल जाए वो कहता है आज तो मुकदमे और केस खत्म हो, ये फ्री राइट ले। अब उसका उसमें एक पॉइंट ये आता है कि वहां पे 1985 वाले नवाज शरीफ साहब हैं जो चौथी दफा वजीर आजम बनने लगे थे, बेटी को वजीर आला बनवा लिया, भाई को वजीर आजम बनवा लिया, तो एक शख्स जो जेल में बैठा होगा वो कहेगा यार यही तरीका है। मंसूर देखिए मेरी बात रियलाइज करें, जो गलतियां कर रहे हैं वो बार बार गिर रहे हैं, यही तो समझने की बात है कि एनफ इज एनफ। आयशा मैं यही आपको बताना चाह रही हूं, कमजोर जमहूरियत हो रही है, कमजोर ये मुल्क हो रहा है। बिल्कुल, ये सब चीजें कमजोर क्या, आइन तो आपका रद्दी की टोकरी में गया, जमहूरियत भी गई तेल लेने, पीछे बच गई इस वक्त सियासी जमातें, जिसमें से जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं इस मुल्क की, 2 बड़ी सियासी जमातों ने तो ये फैसला कर लिया कि ना हम का आइन में यकीन रखते हैं, ना हम जमहूरी सोच रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार आई हुकूमत में, और मैं आपको आज वाज़े तौर पे कहती हूँ, हमने बड़े सबक सीखे हैं, हम अपनी गलतियां नहीं दोहराएंगे। मगर ये तो चौथी दफा दोहरा रहे हैं, फिर भी सर हिला रहे हैं। इनसे तो वो गलतियां क्या, उसको बढ़ चढ़ के बढ़ा रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं और बड़ी संगीन गलतियां आप अपनी गलती एक्सेप्ट करती हैं? अगर हम पीटीआई करती है, पीटीआई करती है, एक सेकंड गलती नहीं, और अगर डील की बात है, लीडर की है, अगर डील की, जहां तक डील की बात है, आपको क्या लगता है 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में हमारे पास मौके नहीं आए डील करने के? डील नहीं की, वो क्या चाहते हैं? खान साहब आज भी डील करके मुल्क से बाहर जा सकते हैं, आज भी वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं, आज भी उनको नथिया गली शिफ्ट होने की बातें की जाती हैं। क्यों है वो आदमी आज भी जेल में? क्योंकि वो डील नहीं कर रहा। और वो डील क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो यकीनी तौर पे इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहता है। वो आज अवाम का सौदा करने को नहीं तैयार। कल खान साहब हामी भर दें उस सौदा करने की, खान साहब भी बाहर होंगे, हमारे सारे कारकुनान भी बाहर होंगे, मेरे अपने वालिद भी बाहर होंगे, मगर हम हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं, बड़ी ही बुर्दबारी के साथ कर रहे हैं। हमारे आपने बेगुनाह नौजवान लड़कों को फौजी अदालतों में जाकर, बेगुनाह लोगों को आपने किसी को 10 किसी को 3 मर्जी की सजाएं दे दी। किस लिए? आमना साहब ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खान साहब जिस तरह खड़े हुए हैं और जिस तरह वो डील नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर, तो ये आप क्रेडिट देंगे? देखिए सबसे पहले मियां साहब इतनी देर में निकल चुके हैं, मैं इनको एक चीज, मियां साहब तो जहाज पकड़ चुके हैं। नहीं, मैं इनको पहले तो एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगी, ये बार बार कह रही हैं आइन रद्दी की टोकरी में गया। आइन तो उस दिन रद्दी की टोकरी में गया था जिस दिन आर्टिकल 5 लगाया था, क्योंकि कांपे टांग रही थी कि हमारी कुर्सी ना हमसे चली जाए। उस दिन आइन एब्रोगेट हुआ था, वो आपके तहादी है। नहीं, उस दिन एब्रोगेट हुआ था, उस दिन सबवर्ट हुआ था ना। तमाम लोग जिन्होंने वो आइन पामाल किया और आइन रद्दी की टोकरी, पहले तो उन पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएं और माने कि जितने लोग हमारे उस पार्टी के उसमें मुलविस थे उन्होंने आइन तोड़ा था, उसके बाद आइन को रद्दी की टोकरी में डालने की बातें करें। और इमरान खान साहब डट के खड़े हुए नहीं है। इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है।
عمران خان صاحب صبح کوئی اور بات کرتے ہیں, شام کو پھر پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو اس دروازے کے آگے عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی بھیک لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. ایک سوال کرنا چاہوں گا, مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو یاد ہے وہ آپ خود ایک قانون دان ہیں, کبھی جیل گئی ہیں آپ ویسے ملنے کے لیے کسی سے, آپ گئی ہیں؟ ناٹ ٹو اڈیالہ بٹ ویسے, لیکن ویسے آپ جیل تو گئی ہوں گی نا, آپ کو جیل کے نارمز کا ٹائمنگ کا کچھ پتہ ہوتا ہوگا. اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے لیے صبح جیل کھل گئی, آج تک آپ نے کبھی دیکھا کسی کے لیے اس طرح جیل کھلی ہو؟ اتوار والے دن جو ہے ان کی پوری مذاکراتی کمیٹی کے لیے جیل کھل گئی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیوں ہوا تھا؟ آپ بتائیے کیوں. نہیں میں تو وہ یہ جیل تو آپ وہ جیل جو ہے وہ تو آپ کی حکومت نہیں, میں اسی پہ آ رہی ہوں. وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے شو ڈالا ہوا تھا, اور انہوں نے آج سے نہیں 6 مہینے سے یہ شو ڈالا ہوا تھا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, حکومت کی انٹینشن نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. اس کے بعد جب مذاکرات کا دروازہ کھلا تو ان سے چارٹر ڈیمانڈز پیش نہیں ہو رہا تھا. پھر چارٹر ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے 2 بار 3 بار نیا بہانہ تھا. ایک بار ان کے سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹھیک ماحول میں ملاقات کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تو وہ تو صرف اس لیے ملاقات کرائی گئی تھی کہ جیسے آپ نے کہا ٹو کال آؤٹ دیئر بلف کہ جی آپ مل لیں, ایک دفعہ ہم بھی دیکھ لیں آپ کیا دیتے ہیں چارٹر ڈیمانڈز میں اور کیا ہوتا ہے. آج بھی اسپیکر ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹیوں کو فعال صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ عوام کو بھی نظر آ جائے کہ ان کی جو خواہش تھی مذاکرات کی اس کی کیا حقیقت ہے. تو اس ملاقات کا تو اس سے زیادہ محض ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں ملوایا جائے. آپ اس دن کو بھی یاد رکھیں نا جب اس سے پہلے میٹنگ کا ڈے تھا اور عمران خان صاحب پورا دن راہ دیکھتے رہے کہ شاید میرے چاہنے والے مجھ سے ملنے آئیں گے, لیکن ان کو ملنے کوئی نہیں. اتوار والی ملاقات جس کا منصور صاحب تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ والی ملاقات نہیں تھی. اتوار والی ملاقات تھی کہ جب ہم اسلام آباد میں جلسہ دینے جا رہے تھے اور آپ لوگوں کو اس وقت بڑی فکر تھی, تو تب آپ نے اعظم سواتی صاحب کو خود بھیجا اور وہ یہ آپ کو انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی, اور خوف تو آپ کو اس دن سے ہے کہ جس دن سے آپ کو فارم 47 آپ کے ہاتھ میں جاری ہمیں ہر اس دن خوف ہوگا جس دن ہمارے ملک پہ حملہ کیا جائے گا. ہمیں خوف ہوگا کیونکہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں, ملک سے محبت کرتے ہیں, تو آپ اس ملک کے لوگوں کا ووٹ چوری نہ کریں. عائشہ صاحبہ, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ 8 فروری کے حوالے سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جس طرح آپ نے فرمایا. کیوں آپ نے ایسا کہا؟ میں تو جنید اکبر صاحب کو وہ لے آئے. جنید اکبر صاحب تو بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہومیوپیتھک احتجاج نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے, کیا لگتا ہے نہیں, وہ کے پی کے اندر جمع غفیر ہے, کے پی میں تو ان کی حکومت ہے, جو مرضی کریں. ہاں تو نکال لیں گے نا وہ احتجاج. کے پی ان کی حکومت ہے, اپنے ہوم گراؤنڈ. تو لاہور سے نہیں نکالیں گے؟ لاہور تو نہیں آئیں گے, نہ نکلیں گے. کیوں؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا. بے شک بنا دیا گیا ہے, کتنے لوگ کہاں نکالیں گے؟ اسلام آباد جانا تھا, کتنے لوگ لاہور سے گئے تھے؟ یہ تو بند کر دیا, بس کر دیں. مطلب اگر جانا تھا کتنے لوگ, میں یہ کہہ لوں گی اتنی ہی گراؤنڈ پہ کھیلیں گے جتنی گراؤنڈ ان کو دی جائے گی, اس سے زیادہ نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے. اور رہی بات اس بار تو جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فنڈ سے, اور وہ پچھلے 5 دن سے انہوں نے فنڈ مانگنا شروع کر دیے ہیں. گراؤنڈ کا پرابلم یہ ہے. اسلام آباد جانے کے اوپر میں آپ کو ایک فیکچوئل چیز بتا دوں کہ میں خود پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں, اور بہت سے پی ٹی آئی کے ممبران میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ چکے کہ یار کون اب بار بار جائے, ہم نہیں جا رہے. اچھا ٹھیک ہے, آئی کانٹ ٹیک دیئر نیمز کیونکہ اگر انہوں نے ایک ٹرسٹ میں مجھ سے یہ بات شیئر کی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ ان کو جانے نہیں دیا گیا. بہت سارے پی ٹی آئی کے ممبران نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. شوکت یوسف زئی, میں آپ کو ایک سنانا چاہوں گا, ایک چیز بڑی وہ ریلیونٹ ہے یہاں پہ. شوکت یوسف زئی صاحب نے آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے بارے میں ابھی ایک انٹرویو میں ایک بیان دیا ہے, ذرا ناظرین سنیے گا, پھر میں سوال کرتا ہوں, سنیے گا ذرا. 10-11 بجے تک تو میں بھی جیتا تھا. پھر ڈی سی صاحب نے کہا کہ ایفیڈیوٹ دے دو. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کیا کس چیز کا ایفیڈیوٹ دو؟ کہتی جی ایفیڈیوٹ آپ کو دینا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. کیا ایفیڈیوٹ کیا دیتا؟ ایفیڈیوٹ کی جی آپ ہم جو کہیں گے وہ پھر آپ نے آگے جا کے وہی کرنا ہے. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کئی لوگوں نے بھرا بھی ہے. میرے علم میں ہے اس طرح کئی لوگوں نے دیے ہیں, ابھی بھی اسمبلی میں ہے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ نہ ہونا اسمبلی میں؟ جب آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کا کوئی خوف ہوگا یا آپ کی کوئی کمزوری ہوگی. رفلی کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ میرے خیال سے 30-35 لوگ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. یہ آپ کی پارٹی کا حال ہے, 30-35 لوگ. اگر یہ آپ کی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا. اس پہ مزید روشنی شوکت یوسف زئی صاحب ہی ڈال سکتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری جماعت میں کوئی خان صاحب سے غداری کرے گا, کیونکہ میں تو وہی آپ کو حوالہ دے سکتی ہوں اپنے والد کا, ہماری جماعت میں بہت سارے لوگوں کا, جو بڑی بردباری کے ساتھ
सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं, उसकी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जेल में सलूक किया जाता है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ना किसी की प्लेटलेट्स गिरी हैं, ना कोई अस्पताल गया है, सब हर चीज़ का चुपचाप सामना कर रहे हैं। आपकी हुकूमत के हेल्थ मिनिस्टर ने तस्दीक की थी उसकी। हम जानते हैं, देखिए छोड़ दीजिए ना उसके बाद क्या हुआ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बात इतनी है कि अगर आमना बीवी भी सर हिला रही थी एफिडेविट पे, अगर तो इसमें हकीकत है कि कुछ लोगों ने एफिडेविट दिए और फिर रिजल्ट लिए, तो सोचें हुकूमत ने क्या क्या दिया होगा जो इनको पूरी हुकूमत मिल गई। ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं। एफिडेविट अगर आपने दिए तो उन्होंने भी दिए होंगे। आपने से मुराद पीटीआई। अब आयशा साहिबा, ये 1 साल होने जा रहा है अब इलेक्शंस को, और अभी तक ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 का रौला जो है अभी तक चल रहा है। ये अब वक्त के साथ डाई डाउन हो जाएगा या आपके ख्याल में पीटीआई इसको दोबारा जिंदा, क्योंकि 2013 का भी जो कुछ हुआ था उसका रिजल्ट 2014 में जाके आया था, आपको याद होगा 14 अगस्त का वो धरना जो शुरू हुआ था। आर वी स्टिल लुकिंग एट प्रोटेस्ट, या मुझे नहीं लग रहा, मुझे पीटीआई की तरफ से कम से कम इलेक्शंस को लेके कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आता। मंसूर, डिपेंड करता है कि पीटीआई का बैक एंड पर क्या चल रहा है। अगर तो वहां पर कोई 2 मुलाकातें होंगी, 2 बातें होंगी, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब की बस 1 to 1 जरा सी बात हुई तो उस पर कितना खुशी का इजहार किया गया, अगर तो वहां थोड़ी सॉफ्टनेस होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो बहुत सी चीज़ें सुकून से चलेंगी। अदरवाइज इमरान खान साहब बयानियां बनाने में सुपर हैं, उनसे आगे कोई नहीं है इस पूरे मामले में। तो एक के बाद एक कोई चीज़ 45-47 करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होता 45-47 चलेगा अगले इलेक्शन तक। वो उसके ऊपर जितना मर्जी कहते रहें, आप सुनाते रहें, वो लगे हुए हैं। ये नून लीग की हुकूमत को भी सोचने की बात है। मैं फिर बार बार एक ही बात कहूंगी कि आपका फोरम पार्लियामेंट है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इतने बड़े नंबर और पार्लियामेंट को मानते ही इतनी नहीं बड़ी, फिर वही प्रॉब्लम आ गई ना, मानते हैं या नहीं मानते। जब दिल करे आप मान लें, जब दिल करे आप उठा के रख दें, जब दिल करे आइन को पकड़ लें, जब दिल करे फेंक दें, जब दिल करे जमहूरियत का नारा लगा दें और जब दिल करे जमहूरियत रख दें। ये नहीं चलेगी ऐसे चीजें। आप बैठे, but I want to add something to what you're saying. आप ऐसे बात कर रही हैं, अब बिल्कुल मैं आपकी हर बात से अग्री करती हूँ, ठीक है, बहुत हद तक, मगर आप इस तरह बात कर रही हैं कि जैसे हम एक जमहूरी सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं। मार्शल लॉ इस मुल्क में हमने अलानिया जो है लगे देखे, और जब जमहूरी सिस्टम में ऑपरेट कर रहे थे तब क्या आपकी सियासी जमातों से ये तवक्कुआत थी कि वो जमहूरी असूलों के मुताबिक चले, या तब आपने एक फर्क स्पेस आगे आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। हम लोग जब ये कहते हैं ना कि तब क्या था और अब क्या, हम एक तो हम आगे जाना नहीं चाहते कभी भी। मैंने पहले शुरू में कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, बट आप उसको सामने से फेस पर कबूल करें और अपने रिंग में खेलें। पहलवान कबड्डी अपने रिंग में करेगा, क्रिकेट वाला अपने ग्राउंड में करेगा। बाहर बैठा है ना। एक मिनट, देखिए ना, फिर अप्रोच ही गलत होगी ना आपकी अप्रोच ही। अगर आप पार्लियामेंट का सुप्रीम नहीं मानते तो आप हल नहीं निकालें। अब जब अभी मेहरबानों ने कहा, इस वक्त आइन नहीं है, तो आप कहें जी सिर्फ ये पिछले 2 साल की वजह से हुआ है कि इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम चल रही। जी नहीं, हाइब्रिड का चक्कर 18 से शुरू हुआ था। आते आते आपका जो जवाल है ना वो एक दिन में नहीं आता है, सालों लगते हैं उस जवाल तक पहुंचने में। फिर अगर हाइब्रिड की बात करें तो ये फिर 2018 में हमारी सियासी तारीख शुरू नहीं होती। फिर आप 1980s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, आप पाकिस्तान के पूरी जो तारीख है वो इससे भरी हुई है। अगर ये तो खराब थे, आप लोगों ने तो नहीं करना था। जमहूरियत के अगर आज आपने क्या अगर किया? पीका भाई आप तो चौथी दफा कर रहे हैं, आप चुप कर जाएं। आप करते रहे, इन्होंने आके 2014-15 में सेम बात की। अगर आज हम जुडिशरी के हवाले से बात करते हैं, आज हम अगर मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात करते हैं, अगर इन्होंने गलतियां की हैं, ये सफर यहां तक पहुंचा है, तो लाहौर से लेकर कलर कहार तक का सफर भी आप लोगों ने किया है। कलर कहार से गाड़ी आगे ये लोग ले जाना शुरू हुए हैं, तो ये तो मानिए ना कि सफर आप लोगों ने भी खराब किया। इन्होंने ही खराब किया है। दोनों ने, आप लोगों ने मिलकर किया। दोनों नहीं है, पीपल्स पार्टी। देखिए बात है कि सियासी जमात इस मुल्क में, हर सियासी जमात की आप तारीख देखें तो वो सब मुलव्विज़ हैं। देखिए इस हमाम में इंक्लूडिंग योर, देखिए हमने गलतियां की हैं, मैं तो मानती हूँ हमसे गलतियां हुई हैं, और हम इन गलतियों का सिर्फ एतराफ नहीं करते, हम इन गलतियों से सीखे हैं। कौन सी गलती? देखिए, मगर मैं इतना कहूंगी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पेसिफिक्स, मैं इतना जरूर कहूंगी, नो सो दैट पीपल शुड नो कि आप लोगों ने सीखा क्या है। आप इस गुफ्तगू में बात नहीं कर सकती जब तक आप एतराफ नहीं करेंगी। आप चौथी दफा गलतियां कर रहे हैं। मैं जरा पहले उनसे गलतियां सुन लो। नहीं, पहले इनसे एतराफ करा लें कि चौथी बार कर रहे हैं। आज मेहरबानी साहिबा मुझे बताएंगी कि पीटीआई ने कौन सी गलतियां की हैं, बताएं। देखिए मंसूर साहब, हमें बड़ा फख्र था सेम पेज पर, एक पेज पर था, राइट। मेरे ख्याल में एक पेज पर होना गलती नहीं है। हमारे जो उस वक्त जो इदारे के और हमारे जो हम पाकिस्तान के लिए चाहते थे उसमें सिनर्जी थी, मगर जहाँ पर वो कन्वर्जेंस ना रही, जहाँ पे हमें लगा कि हमें एक आज़ादाना
خارجہ پالیسی کو پرسو کرنا چاہیے ہے تو وہاں پہ وہ پیج پھٹنا شروع ہوا. مگر ہم تب بھی گھٹنے ٹیک سکتے تھے اگر ہم ٹیکنا چاہتے, ہم تب بھی غلامی کر سکتے تھے جیسے تو یہ 3 چوتھی بار آج کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کیا. جنرل باجوہ کے ساتھ کیا. اگر ہم جنرل باجوہ کو کامران خان صاحب کے شو میں بیٹھ کے اگر ہم ہر چیز مان جاتے تو ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی. آپ مان گئے تھے؟ نہیں تو پھر ہماری حکومت کیوں گئی؟ آن ریکارڈ ہے کہ جناب ان کو آپ لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. منصور صاحب دیکھیں اس ملک میں ہر سیاسی جماعت نے اداروں کے ساتھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں, ہر سیاسی جماعت نے کیے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ صرف ایک نے کیے ہیں دوسرے نے نہیں کیے, انہوں نے تو بہت زیادہ کیے ہیں. ان کی تو زندگی ایک سمجھوتا ہے, ان کا وجود ایک سمجھوتا ہے اور ان کا وجود ختم ہو چکا ہے. ناظرین اب ہم نیوز دیکھ رہے ہیں, ہم نیٹ ورک نہیں دیکھ رہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا خمیازہ آپ کو مستقبل میں بھگتنا پڑے گا. اگر آج آپ کو 5000 ووٹ پڑا ہے تو آنے والے الیکشن میں آپ کو 500 بھی نہیں پڑنا. اس 5000 کو 50 آپ نے بے شک کر لیا ہو فارم 47 کے ذریعے, مگر جب آپ کو 50 ووٹ صرف پڑے گا نا تو آپ کا وجود ہی نہیں بچے گا کہ کوئی اس کو مزید کندھا اور سہارا دے سکے. پاکستان تحریک انصاف میں ایک چیز مریم نواز صاحبہ جس زبردست طریقے سے فیتے کاٹ رہی ہیں, اس سے ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے ضرور. مگر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. 2018 کے الیکشن میں اگر آپ اس کے پولز بھی جا کے دیکھیں, اوپینین پولز بھی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف پولز میں بھی لیڈ کر رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف تب بھی مقبول ترین جماعت تھی. ہر کوئی پریڈکٹ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہی کر رہا تھا. لوگوں کی توقعات کے برعکس رزلٹ نہیں آیا. میں بتاتی ہوں سب سے بڑی غلطی کیا تھی. سب سے بڑی بات پتہ کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج 2025 میں آ کے ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سیم پیج تھا نا الٹیمیٹلی جا کے وہ تنگ کرتا ہے. آج آپ لوگ بہت گڈی آپ لوگوں کا بھی پہلا سال چل رہا ہے, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی وہ بھی آگے تنگ کرے گا. دیکھیں میں بتاؤں مسئلہ کیا تھا. مسئلہ سیم پیج کا نہیں تھا. سیم پیج پہ تو میں سمجھتی ہوں ملک کے تمام اداروں کو ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر پیس ہوگا, پازیٹیوٹی ہوگی, تبھی ملک آگے چل سکتا ہے. مسئلہ سیم پیج کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس پارلیمان کے یہ سربراہ بن کے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پارلیمان کی کیا عزت ہے. یہ جس وقت اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی یہ جلسہ اور دھرنا کرتے تھے. یہ جس وقت گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے ایسی باتیں کرنے کے کہ میں اے سی اتاروں گا, میں رلاؤں گا. اس وقت بھی انہوں نے دھرنے اور جلسے کی سیاست کی. تو جو شخص ایک جمہوری ملک میں رہ کے, جو پارٹی ایک جمہوری ملک میں رہ کے جمہوریت کا حصہ ہو کے الیکشن کنٹیسٹ کر کے جمہوریت کی عزت نہیں کر سکتا, پارلیمان کی عزت نہیں کر سکتا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 4 لوگ 4 ڈیفرنٹ ادارے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کے بیچ میں اچھے وقت بھی آئیں گے, ان کے بیچ میں برے وقت بھی آئیں گے, وہاں پہ ان کے بیچ میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں گی. یہ نارمل بات ہے, اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. انہونی بات یہ ہے کہ آپ جس ادارے کی وجہ سے آج بیٹھے ہیں, جس ادارے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں, اس ادارے کی آپ عزت ہی نہیں کرتے. فارم 47 کی بات کرتے ہیں, اسی دن اسی الیکشن میں آپ کی کے پی گورنمنٹ بھی بنی. پھر مجھے بتائیں کہ کے پی میں بھی الیکشن ویسے ہی ہوا تھا. ابھی جب انہوں نے شوکت یوسف زئی صاحب نے جو آپ نے 35 پنکچر کی بات کی, میں اس وقت بھی بات کرنا چاہتی تھی. 35 پنکچر کی بات 2014 میں ہوئی تھی, اب دوبارہ اسی طرح کی ایک سٹوری آگے کہ جی 35 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی تو اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. اگر دیے ہیں تو بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور اگر نہیں دیے اور کوئی ایک شخص اس ایسے کامنٹ کو یوز کر رہا ہے اپنی ہار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, تب بھی ایک مجھے آئینی طور پہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت بڑے آئینی طریقے سے چل رہی ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ بھول تو نہیں کہ آپ لوگوں کو لگانا ہے؟ بالکل نہیں بھولے. اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا تب تک ہی ول کنٹینیو. یہ بھی انہوں نے ترمیم کی ہے. اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. نہیں, اس میں 10 سال نہیں لگ سکتے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے اور وہ کچھ ٹائم میں پورا ہو جائے گا. آج کل ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ چیف الیکشن کمشنر, وہ پورا ہو جائے گا. وہ ہم نے اکیلے نے تو نہیں ڈھونڈا, اوبویسلی اس میں اپوزیشن کی بھی رضامندی شامل ہوگی اور وہ مل کے لگائے. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عائشہ صاحبہ, یہ اس سارے معاملے کے اندر
ان کی ایک نا وہ جو انہوں نے بیچ میں بھی جملہ بولا کہ جی آپ پیکا شیکا وغیرہ یہ جوڈیشری وغیرہ جو بھی ہے ہم نے آئینی طریقے سے کیا ہے, قانونی طریقے سے کیا ہے, اس میں کیا اعتراض ہے, آپ لوگوں کو کس بات کا اعتراض ہے؟ تو واقعی مطلب اس پہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں یا ان کی جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی ہمارے پاس نمبر ہے آپ کر لیں. کون ہوتے ہیں ویسے؟ آپ جتنے غور سے سی سی والا پوچھ رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کا, میں سمجھی آپ سی وی دینے والے ہیں, ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ڈھونڈنا ہے. مجھے اللہ معاف کرے, یہ پاکستان کی سب سے کنٹروورشل سیٹ ہے یہ, اور کوئی بھی لگ جائے وہ متنازع ہو جاتا ہے. توبہ. اچھا یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں, پھر بات وہیں چلی جاتی ہے منصور. ایک ہی بات یہاں بچتی ہے, بندہ میری مرضی کا ہے تو سب ٹھیک ہے, بندہ میرے حساب سے چل رہا ہے تو سب ٹھیک ہے. بندہ ان کی مرضی کا تھا, ان کی مرضی کا تھا, بعد میں ان کو نہیں برا نا, لگنے لگ گیا جب ان کی فیور میں فیصلے, جب مرضی کا بندہ نہیں فیور میں بندہ جب نہیں, آپ یاد کریں خان صاحب نے بعد میں بتایا, خان صاحب نے کہا میری مرضی کا نہیں تھا, جنرل باجوہ کی مرضی کا تھا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں 21 کے آخر میں بھی جو وہ جب چاہ رہے تھے, جن کو آگے پوسٹ کر دیا گیا تھا, اب تو بیچارے اس وقت برے حالات میں, برے وقت میں گزرے ہیں, تو پرابلم تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا. اب مسئلہ کہاں پر ہے کہ اگر ہم آرڈیننس کرتے رہے پورے دور میں لا بے تحاشا, جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں, تو سب ٹھیک تھا. پیکا آرڈیننس یہ لائے تھے جو بعد میں پھر کورٹ نے اٹھا کے پھینکا, وہ یہ لے آئے ہیں. پرابلم کیا چاہیے ان کو؟ کنٹرول چاہیے, کنٹرول چاہیے عوام پر, کنٹرول چاہیے لوگوں کے ذہن. یہ انہی کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں سمجھا آپ پی ٹی آئی کی بات جب وہ حکومت میں آرڈیننس کو بالکل غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے میرے خیال میں. دس از انٹرسٹنگ, یہ بہت معصوم ہے. دیکھیے سب سے زیادہ جو آپ نے اس کو کنٹروورشل بنایا دیٹ از سیکشن 26A, ٹھیک ہے, جس کے اندر ساری یہ بات کی گئی ہے فیک نیوز والی اور فالس نیوز والی, اور اس کی سزا ہے. I think اس کی ڈیفینیشنز بھی ویگ اور پرابلمٹک ہیں. میں آپ کو بتاؤں مجھے اعتراض کس بات سے, مجھے فیک نیوز آپ 100 دفعہ ٹویٹ کریں, فیک نیوز آپ 100 دفعہ ٹویٹ کریں, لیکن جب آپ اس کی جو اتھارٹی بنا رہے ہیں اس میں ایک جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے, ان 9 لوگوں میں سے there's just one single journalist. Why one single journalist? کیونکہ جرنلسٹ بنانا گورنمنٹ انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے نا. ہم 10 جرنلسٹ بٹھا دیں اور 10 میں سے 4 تو کسی نہ کسی کے جاننے والے آ جائیں گے جس کے خلاف کیس آئے گا. اچھا تو پھر پارلیمانی کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ What is a پارلیمانی کمیٹی؟ پارلیمانی کمیٹی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پارلیمانی کمیٹی بھی بیٹھ کے چیزوں کو, ابھی آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا, ابھی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ لوگوں نے, پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن چھوڑ دیں, پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کس طرح بیٹھ کے تحقیقات کرے گی؟ پارلیمان میں تو ان کی بھی پریزنس ہے نا, پارلیمان میں صرف ہم تو نہیں بیٹھے. That's what I'm saying نا, دونوں پارٹیز کی, بلکہ بہت ساری پارٹیز کی. پیکا جو ہے, پیکا سب سے زیادہ کس کو اثر انداز کرے گا؟ جرنلسٹ کو نا. مزے کی بات یہ ہے آج کل جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کیا, آج کل تو ہر شخص جس کے پاس ایک سمارٹ فون ہے وہ جرنلسٹ ہے, کیونکہ وہ کوئی بھی ویڈیو بناتا ہے اور وہ These are problematic statements. This is about social media نا. یہ ہم جب پیکا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز ڈالی جائے گی, آپ نے اس کے اندر آئی ٹی کے بندے ڈالے ہوئے, آپ نے اس کے اندر آئی ٹی کے بندے ڈالے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کس طرح بیٹھ کے فیصلہ کرے گا ایک نیوز فیک ہے یا نہیں؟ Does he have the authority? آپ اگر میں جرنلسٹ ہوں, میں آئی ٹی کے حوالے سے کوئی کامنٹری کر سکتا ہوں؟ سیکشن 26 پہ آ رہی تھی بیکاز الٹیمیٹلی پورے لا کا کرکس جو ہے نا وہ سیکشن 26A کے اندر ہی ہے, کیونکہ آئی ٹی کے بندے کی آپ نے بات کی, آئی ٹی کے بندے نے یہ ڈٹرمن نہیں کرنا کہ یہ نیوز فیک ہے یا فالس ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ نیوز کہاں سے پبلش ہوئی, کس نے کی, وہ شیئر کس نے کی, ری شیئر کس نے کی, یہ سارے آئی ٹی میٹرز ہیں. اس کے بعد ایک بڑا میجر کویسچن اس کے اندر یہ ہے کہ اس نیوز کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوا سوسائٹی پہ, کیا اس کی وجہ سے کوئی انتشار پھیلا, کیا اس کی وجہ سے کوئی خوف و ہراسانی کی سچویشن کریٹ ہوئی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, اس لیے اس کے اندر جرنلسٹ والا فیکٹر, اس کے اندر ہم کوئی میڈیا پہ یا کوالٹی آف جرنلزم کے اوپر بات نہیں کر رہے. آپ کی ایک اس پہ ایک لائن کہتی ہے, آئی ایم سوری میں ذرا کیونکہ اس پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کر لینا, جو ٹرائیبیونل انہوں نے بنایا ہے اس ٹرائیبیونل کا جو سربراہ ہوگا اس کے پاس آل انکمپسنگ پاورز ہیں, انویسٹیگیٹ بھی اس نے کرنا ہے, پروسیکیوٹ بھی اس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جج بھی اسی نے, اور سزا بھی اسی نے دینی ہے. اگینسٹ the ideology of Pakistan. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ You are a jurist. آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا whatever is against the ideology of Pakistan, what could that be? Anything. No. Anything. Yes, absolutely. Anything. میں کہہ رہی ہوں بہت معصوم ہے. میں اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کروں ابھی تو میرے پہ تو پیکا لگ جائے. نہیں دیکھیں بالکل بھی نہیں, یہ آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے. بتائیے آئیڈیالوجی اگر میں آپ کو پھر I will have to take you back to 1947. بات یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا, اگر ہم نے آئیڈیالوجی ڈسکس کرنی, پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ it has to be a safe place for everyone. ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں کرکس اس بات کا یہ ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں کے بنیادی لوگوں کو ٹیررائز کرے, جس طرح سے لوگوں کو, بالکل 100% تو جب لوگوں کے بنیادی
हकूक पामाल होते हैं तो आमना जब लोगों के घरों में आप पुलिस भेजते हैं, जब आप खवातीन को सड़कों पे घसीटते हैं, नवाज साहिबा के कमरे में तो अगर वो गलत है तो आज जो आप गैर सियासी लोगों के साथ भी कर रहे हैं, वो पब्लिक लाइफ में थी, आपने उन खवातीन पे हाथ डाला है जो सियासी भी नहीं है, तो उसकी आपको शर्मसार तो होना चाहिए, आपको तो शर्म ही नहीं आती है। आपको ये कह रही हूँ, यू आर नॉट अशेम्ड। आपकी मरियम साहिबा के अहकामात पे आज भी हमारे वर्कर्स के घरों की इज्जतें पामाल होती हैं। आपके पास उन अहकामात पुलिस किसके नीचे आता है? पुलिस किसके नीचे आता है? पंजाब पुलिस किसके नीचे आती है? अगर किसी कंप्लेंट बता दीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, डोर नॉकिंग हो रही है क्योंकि खदशा है, खौफ तारी है एहतजाज का, तो लोगों के घरों की चादर चार दीवारी पामाल होती है। कल से शुरू, चादर चार दीवारी किसी के घर की पामाल नहीं होनी मैं चाहिए। आपको अपने हल्के से 50 वर्कर खड़ा कर देती हूँ यहाँ पे जिनके घर की चादर चार दीवारी पामाल हुई इलेक्शन में। क्यों हुई? पंजाब पुलिस क्या रीजन था कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते थे, वो हमारे वोटर को धमकाना चाहते थे, और ये आज भी हो रहा है। आप बहुत मासूम हो आमना, आप बहुत मासूम हो। वैसे इसमें मतलब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू किए गए, वो गायब हो गए थे और उसके बाद वो आगे सडनली आगे इंटरव्यू देने के लिए। बहुत से ऐसे लोग 9 मई के चक्कर में उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली तो वो ये सारे इंसानी हकूक की पामाली थी कि नहीं थी? देखिए, मैं मंसूर साहब, मैं ये ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि इंसानी हकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी को। मगर थी या नहीं थी? हो रही है नहीं, अगर हुई है, जहाँ हुई है, जहाँ अगर देखिए, ये मैं नहीं कह सकती ना आप कह सकते कि वो गन पॉइंट पे हुआ, वो जोर जबरदस्ती हुआ, वो उनका अपना जमीन जागा। नो, वी कांट रियली कमेंट, बिल्कुल भी नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि इनकी पार्टी वाले तो खुद जब हार जाते हैं तो उनका मौकिफ और होता है, सुबह और होता है। मैं आयशा साहिबा को इस सिलसिले में काफी इंफॉर्मेशन है। आयशा साहिबा, ये वाकई ये जिस तरीके से ये पीका को डिफेंड किया जा रहा है कि जनाब आपको वैसे आइडिया है व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? मतलब बड़ा एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट तमाम जो चीजें उसके अंदर रखी, जर्नलिस्ट की भी कोई डेफिनेशन नहीं होगी वहाँ पे, उनकी मर्जी है जिसको जर्नलिस्ट कहें और जिसको जर्नलिस्ट ना कहें। मेरे ये ख्याल में कवानीन कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कोई भी कानून है वो गलत नहीं है। कानून अगर हुकूमत समझती है तो आप कंसेंसस के साथ आप नंबर रखते हैं, कानून बनाए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कानून ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। इस मुल्क में बहुत से कवानीन मौजूद है जो इन मसाइल को हल कर सकते थे। प्रॉब्लम यह है कि आपने इंप्लीमेंट करना है फॉर द सेक ऑफ रूलिंग एलीट। किसी बड़े बिजनेसमैन को शायद मेरी आपकी बात पसंद आए तो शायद हम पर कुछ हो जाए, कंप्लेन के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी बड़े सियासतदान को पसंद ना आए, किसी इंतजामी बंदे को बात पसंद ना आए, कानून ने ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करना हो तो कोई रिजल्ट आ सकता है। बट अगर कानून ने किसी को सर्व करने के लिए इंप्लीमेंट करना है कि आज जो रूलिंग एलीट है उसकी पेशानी पे बल ना पड़े किसी की बात की वजह से, किसी की पिक्चर की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि आप डेफिनेशंस नहीं दे रहे, आप एक क्रॉस द बोर्ड सिर्फ खौफ फैलाना चाह रहे हैं कि सही बात भी सामने ना आए, सही जानना ही नहीं चाह रहे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जी जो जेन्युइन काम करने वाला जर्नलिस्ट है ना उसे घबराने नहीं, इसमें एक और चीज आप सही कह रहे हैं, एक लाइन पढ़ने आयशा साहिबा की बात सुनिए। बात ये कि कब मेरी बात ना, अभी आपने कहा ना कि हो सकता है मैं भी वजीर आजम कुछ कह दूं, हो सकता है कोई ऐसी बात हम करें, हम कह सकते हैं वजीर आजम पर एतराज कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं उसके बयान पर, कंडक्ट पर, किसी पे भी। ये राइट है, मेरा ही नहीं, हर पाकिस्तानी शहरी का। लेकिन हो सकता है वजीर आजम किस उसमें बैठे उनको ना पसंद है, उनको आए जी मैं वजीर आजम कोई क्यों बोला और कैसे बोला। मुझे बता दें, मैं एक लाइन ये कहना फेक न्यूज है, क्या ये कहना फिर फेक न्यूज होगा कि मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब जो हैं वो अपना इलेक्शन हारी हुई हैं? ये आपकी राय है? हाँ, नहीं, ये फॉर्म 45 कहता है, आपकी राय है, मगर इसको ये आपकी राय है। तो इस पे ना करें, यही ना मुझे अब पीका लग जाए, कल पे मेरे पे भी पीका लग जाएगा। ये आप पे बहुत अच्छा, बट इसमें प्रॉब्लम ये है इन जैसे कवानीन में प्रॉब्लम ये है कि डेफेमेशन जो होती है या इस तरह के जो कवानीन होते हैं वो हमेशा सिविल लायबिलिटी के नीचे आते हैं। इन्होंने उठा के उसको क्रिमिनल लायबिलिटी में ले गए हैं, तो इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है इस एक्ट के साथ। आप बेशक रूल्स बनाएं टू रेगुलेट न्यूज़, टू रेगुलेट सोशल मीडिया, आपको कोई नहीं रोक रहा, मगर आप उसको क्रिमिनल लायबिलिटी के नीचे लेके जा रहे हैं। आप जिस तरह के ड्रकोनियन कवानीन बना रहे हैं, आपको उससे खौफ आना चाहिए, क्योंकि ये सदा चांदनी रात नहीं होती। आपको पता है अमना साहबा, इमरान रियाज खान जो है वो भी एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, वो भी पाकिस्तान छोड़ के मानते ही नहीं है जर्नलिस्ट, ये वो छोड़ के चले गए। चले यूट्यूबर ही सही, आप उनको यूट्यूबर ही मान लें। मैं कहता हूं एक है इंसान तो है ना, इंसान छोड़ के चले गए। बात की मैं उसके ऊपर यही दो चीजें पढ़ के बताना चाह रही थी कि जो लॉ के अंदर जर्नलिस्ट का वर्ड नहीं यूज किया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है whoever intentionally disseminates
اور آگے جو بھی whoever کا ورڈ ہے, اس پہ یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہوگا تو اس پہ لگ سکتا ہے اور جو جرنلسٹ نہیں ہوگا جو اس پہ نہیں لگ سکتا. یعنی جرنلسٹ بھی آئیں گے, سب پہ لگے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں, اگر آپ اگر اخبار میں یہ چھاپے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو یہ بھی فیک نیوز کسی کے پسند نہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ no, that is an opinion. That is an opinion. وہ کہہ رہی ہے that is an opinion. اب اس کا تعین کون کرے گا کہ opinion کیا ہے, نیوز کیا ہے؟ کیونکہ آپ کسی بھی شہری کو, آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا تو آپ کے کیا کچھ نہیں ہو رہا. اگر آپ لوگ مجھے لاء کی ایک لائن پڑھنے دیں گے, یہاں پہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے which is likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public. بات یہ ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف عمران خان یا جو بھی وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا, اس سے تو کوئی انریسٹ اگر یہ کوئی اناؤنس کرے, میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ جی سیولین ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کی جائے, اگر یہ کوئی کہہ دے, اعلان کر دے, یہ پیکا میں پکڑا جائے گا؟ نہیں. کیوں اگر اس سے لوگ خوفزدہ ہو جائے, اس سے اگر انریسٹ سہل کا بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میں اس کو سیو کر کے رکھوں گا آپ کے پاس. بہت شکریہ آمنہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ. مہربانو صاحبہ بہت شکریہ. عائشہ صاحبہ آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ تشریف لے کر آئیں. ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.